सीएम नीतीश ने नगर विकास एवं आवास विभाग की करोड़ों की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना और शराबबंदी पर बोले लालू प्रसाद यादव, जातिगत जनगणना के लिए करेंगे आंदोलन, शराबबंदी को बताया। बिहार में फिर खुली शराबबंदी की पोल। मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय में जहां शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक, उसी परिसर में शराब की बोतल मिलने से मचा हड़कंप। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का खतरा। बोधगया में मंगोलिया से आए 23 सदस्यों के शिष्टमंडल में संक्रमित, तो 72 घंटे के भीतर कोरोना से एम्स में मौत। और भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट में कीवी गेंदबाज अजय पटेल के कमाल के बाद भी मुश्किल में न्यूजीलैंड, लेकिन भारतीय कीवी खिलाड़ी ने कुंबले के रिकॉर्ड तक किया बराबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्चुअल माध्यम से नगर विकास आवास एवं पटना सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी पटना के अंतर्गत 43.98 करोड़ की लागत की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने 367.73 करोड़ की कुल लागत से प्रस्तावित 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, इसके साथ साथ मंत्री नितिन नवीन और अन्य कई गणमान्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि पटना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मंदिरी नाला के विकास का शिलान्यास किया गया है। इस परियोजना का 67 करोड़ रुपए की अधिक की लागत आएगी। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। इसके तहत इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर काली मंदिर तक यह नाला ढका जाएगा। यह रास्ता आयकर गोलंबर से लेकर काली मंदिर तक जुड़ जाएगा और बेली रोड से अशोक राजपथ को कनेक्ट करेगा। यह सड़क 2 लेन की होगी, बीचों बीच नाला ढका रहेगा। इस परियोजना से मंदिरी इलाके को गंदगी से छुटकारा भी मिलेगा। यह इलाका पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का चुनावी क्षेत्र भी है। दूसरी ओर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर परिषद मसौढ़ी में नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो कितना अब यहां भी हम पटना शहर में भी कितना बनवाए, कितना बाईपास बनवाए। हम चाहते हैं इसी तरह से बिहार के हर शहरी इलाके में, ग्रामीण अंचल का तो है ही, लेकिन शहरी इलाकों के बारे में भी 7 में से 2 में किया कि बाईपास या जहां बाईपास नहीं बन सकता है वहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। तो ये सब काम करना है, इसलिए अब तो कहेंगे काम शुरू कर दिया है, कई चीजों को तय कर दिया है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी पूरा देखते रहते हैं और हमेशा हम लोगों की बातचीत होती रहती है और हम लोग इसके लिए आपस में बैठ करके समीक्षा बैठक भी करते हैं। जब आज का ही तय किए इस कार्यक्रम का, इसके पहले 2-3 राउंड हम लोगों की बैठक हुई है, समीक्षा की बैठक हुई है और हमने बार बार यही कहा शुरू से कि अगर कोई चीज का शिलान्यास करवाइएगा ना, तो शिलान्यास तभी करवाइए जब सही मायने में उसका काम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए खाली शिलान्यास हो गया, नहीं तो कहीं कहीं कहता है शिलान्यास हो गया काम नहीं। तब तो हम लोगों ने तय कर दिया शिलान्यास तभी होगा जब उसके बारे में बाकी सब चीजें तय हो गई और कभी कोई टेंडर करना सब चीज हो गया और जैसे ही शिलान्यास हुआ तो कार्यारंभ होगा, काम शुरू होगा। ये सब बात हम लोग आपस में अनेकों बार की है। इधर खगड़िया में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केन क्लब स्थित नगर परिषद विवाह भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभुकों के आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए हैं उन्हें सबको चाबी सौंपी गई। वर्चुअल कार्यक्रम नगर परिषद खगड़िया एवं नगर परिषद गोगरी का संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का अध्यक्षता जो था वो जिला पदाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने किया एवं मुख्य अतिथि नगर सभापति सीता कुमारी रही। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पूरे बिहार में के सभी जिलों में जो लाभार्थी हैं उनका गृह पूर्ण होने के उपरांत उनको हम लोगों ने आज चाबी सौंपी है। इस तरह के खगड़िया की बात करें, नगर परिषद खगड़िया कुल 156 लोगों और नगर पंचायत गोगरी जो अब नगर परिषद गोगरी है वहाँ के 96 लाभुकों का चाबी दी गई है, उनका घर पूर्ण करा लिया गया है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो शेष लोग बच गए हैं जो लाभुक उनको भी हम लोग राशि देकर शीघ्र अतिशीघ्र उनका घर बनाने का कार्य करें।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो संबोधन किया गया है उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि वैसे लोग जो रोड किनारे कहीं पर बसे हुए हैं उनको उनके लिए आवास के निर्माण बहुमंजिला अगर बनाने की आवश्यकता हो तो उसका भी निर्माण कर शीघ्र अतिशीघ्र गृह का लाभ दिया जाए ताकि वैसे लोगों को सड़कों के किनारे रात और दिन करने के लिए मजबूर। इधर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 152 लाभुकों को आवास निर्माण की राशि प्रदान की गई। इसमें 4 लाभुकों को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कार्यक्रम में अपने हाथों से राशि प्रदान की है। इसको लेकर फुलवारी नगर परिषद में एलसीडी लगाकर सरकारी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकांश महिला लाभुक शामिल रहीं। चेयरमैन आफ्ताब आलम ने बताया कि नगर परिषद फुलवारी के ही 4 लाभुकों को पटना के कार्यक्रम में चाबी सौंपी गई है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिसमें नाला की योजना है और बहुत सारे महिला सशक्तिकरण के रूप में स्वयं सहायता समूहों को सहायता राशि दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,515 आवास विहीन लोगों के बीच उनको जो मकान बना है उसका चाबी किया गया, उनको हवाले किया गया। तो फुलवारी शरीफ की योजनाएं भी इसमें शामिल थी। इधर बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। एक ओर जहां तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक की बात कही है, तो दूसरी ओर दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना को लेकर आंदोलन करने की बात कह दी है। लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार के मिशन को फेल बताते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में अपराध चरम सीमा पर है और अगर बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना नहीं कराती है तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। जनगणना नहीं है, इसलिए प्लान कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी और भाजपा, क्योंकि अब ये गरीबों का क्रियाकलाप होने वाला है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप का संख्या बढ़ा, उनको फिर संख्या के हिसाब से उनको जॉब देना पड़ेगा। इसकी गहराई को समझते हैं, लेकिन हम लोग लेकर रहेंगे आंदोलन करके, हम लोग इसको लेके ही लेकिन जातीय जनगणना को लागू ही करवाएंगे। अरे नीतीश से क्या, नीतीश से मिलना है, तेजस्वी यादव मिले हैं। नीतीश से क्या मिलना है? सब पार्टी के लोग वहाँ टोटल लोग तय किया, वो तो सब लोग तैयार है। सब लोग हमारा आज से लड़ाई है। लोकसभा से यूपीए गवर्नमेंट के समय में प्रणब बाबू थे, उस समय से माननीय मुलायम सिंह शरद यादव जी, हम लोग इतना जंग जिहाद किया, बिहार में आंदोलन किया, तो इसको लागू। इतना ही नहीं, दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लालू प्रसाद यादव ने शराबबंदी को विफल बताते हुए सीएम नीतीश कुमार को भी चुनौती दे दी है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल बनाकर दिखाए। हालांकि बिहार में शराबबंदी को खत्म करने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव बचते नजर आए। बोतल है ही है शराब का, तो कार्रवाई क्या करेगा? फेल हो गया, ये तो इसका सारा मिशन फेल है। लूट मार खाट सब चल रहा है। खोलने और नहीं खोलेगा वो जाने, वो अपना जो बंद किया था तो बंद करे ना, बंद कर दिखावे। इधर पूर्णिया में हुए रिंटू सिंह हत्याकांड मामले में सियासत जारी है। दरअसल शुक्रवार को राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा आरोप के बाद जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सागर कुमार को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ भी की और इस दौरान उन्होंने मंत्री लेसी सिंह का बचाव करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसी का बचाव नहीं कर रही है, जो दोषी होंगे उनकी गिरफ्तारी निश्चित है। जांच हो रही है, कौन दोषी है कौन क्या है, तो प्रशासन का काम है, प्रशासन काम कर रही है। ये हम संगठन के काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, उस पर प्रशासन काम करेंगे। हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। इधर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में विवादों में घिरे एआईएमआईएम के विधायक के बयान पर सियासत जारी है। बीजेपी ने जहां विधायक के बयान पर नाराजगी जाहिर की है, वहीं जेडीयू ने अब इसका समर्थन कर दिया है। दरअसल एआईएमआईएम
के विधायक अख्तरुल ईमान के बयान के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने गलत मानसिकता बताया है। तो जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहते तो जबरदस्ती नहीं है। ऐसे में बीजेपी विधायक से बात की हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने। के विधायक हैं अख्तरुल इमाम, वो कहते हैं कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, और अगर किसी को दिक्कत है तो वो बांग्लादेश चले जाए। हमारे साथ बात करने के लिए हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। सर, इस तरीके का बयान आता है विधानसभा में, कैसा है? देखिए, मानसिकता है जो सोचते हैं कि सारी दुनिया को इस्लामीकरण कर देंगे, गजवा हिंद कर देंगे, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। भारत में रहते हो, खाते हो यहाँ का, पीते हो यहाँ का, और यहाँ के गीत को नहीं गाओगे, इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता है। ये देशद्रोही है। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया था, पार्लियामेंट में भी राष्ट्रगान से शुरू और राष्ट्रगीत से समापन होता है। ये ऐसे मानसिकता के लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रगीत में है क्या? जल की वंदना है, थल की वंदना है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम हवा की वंदना है। ये छोटे मानसिकता के लोग हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन वो कह तो रहे हैं कि कोई जबरदस्ती मुझसे नहीं बुलवा सकता। जबरदस्ती यही मानसिकता है। जबरदस्ती, देखिए, वो जिस संप्रदाय से संबंध रखते हैं उसमें तो है जो दूसरे को जीने और रहने का अधिकार नहीं है। जो तुम्हारी जिसका धर्म ग्रंथ कहता हो कि तुमको नहीं मानता है उसको काट दो, उसको तरपा तरपा करके मारो, वैसे लोगों से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन चिंता की बात नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में है और हिंदुत्व का भी उभार हो रहा है, सनातन संस्कृति भारतीयता का भी उभार हो रहा है। ऐसे लोग निश्चित रूप से मिट जाएंगे समय आने। तो ये सुना आपने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को। लेकिन अब इस बयान को लेकर के जहां एक तरफ सियासत चल रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू ने समर्थन दे दिया है। और ऐसे में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ तौर पर इसका समर्थन किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन करते हुए यह कहा है कि यह जरूरी नहीं कि हम जबरदस्ती कोई बयान दिलवाएं। अगर कोई भी व्यक्ति नहीं बोलना चाहता है तो वाकई जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती है उसके साथ। और कोई राष्ट्र गीत गाता है, इसी से बहुत बड़ा देशभक्त है, यह बात भी स्थापित नहीं की जा सकती है। गांव में रहने वाले सब लोग कहाँ, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान उनको याद है। आम लोगों को कहाँ राष्ट्रगीत याद है? राष्ट्रगान एक ज़्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन राष्ट्रगीत के बारे में आप गांव में पूछिए तो लोग नहीं बता पाएंगे कि राष्ट्रगीत क्या है। इसका मतलब जो नहीं बता पाएंगे वो देशभक्त नहीं है क्या? देशभक्ति के लिए गीत गाना जरूरी नहीं है, देशभक्ति के लिए जो ड्यूटी हमारी आपकी है उसको करना जरूरी है। तो अगर कोई कहे कि जबरदस्ती आपको इस गीत को गाना ही है, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर सुपौल के वीरपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 में बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू पहुंचे, जहां उन्होंने कब्रिस्तान में पौधारोपण किया। इस दौरान मौके पर बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि राज्य में पहली बार कब्रिस्तान में पौधा लगाने का कार्य शुरू किया गया है। प्रदूषण को देखते हुए और पर्यावरण को बचाने के लिए कब्रिस्तान जैसे वीरान जगहों पर भी पौधारोपण का कार्य शुरू किया गया है। हम समझते हैं कि एक अलग तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राज्य में पहली बार इधर कब्रिस्तान में हम लोग प्लांटेशन की शुरुआत किए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण को सही करने के लिए कब्रिस्तान जैसे वीरान जगह पर भी प्लांटेशन का काम शुरू किए हैं। और ये काम अपने क्षेत्र नगर परिषद एरिया से शुरू किए हैं। यहाँ भी काफी प्लांटेशन किया गया है और हमारा कोशिश रहेगा कि राज्य में जितने भी कब्रिस्तान हैं कहीं कोई खाली जगह ना रहे। कब्रिस्तान के बाउंड्री के किनारे अच्छे तरह से प्लांटेशन किया जाएगा, उसका फलदार पेड़ भी लगाया जाएगा। जबकि कोई डेथ होता है, कोई यहाँ पर अपना दफन करने आएंगे लाश, तो उनको छाया भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। तो तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए और मुख्य रूप से पर्यावरण को सही रखने के लिए प्लांटेशन का शुरुआत कब्रिस्तान में किया।
इधर पटना में भाकपा माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के महासचिव भोला प्रसाद दिवाकर ने कहा कि गरीबों का जीना मुहाल हो गया है, सरकार को इस ओर गंभीरता से सोचना चाहिए। बढ़ती महंगाई ने लोगों को तबाह कर दिया है, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। को पता है कि बिहार में अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, नीति आयोग के रिपोर्ट में बताया है कि बिहार में 52% लोग गरीब हैं। अब ये सरकार जो है मनरेगा को ख़त्म करने का बहुत साजिश किया लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उसको ख़त्म करने के लिए अब एक नया साजिश सरकार चली है कि इसको जातीय आधार पर विभाजन करना। तो जात के आधार पर जब फंड का आवंटन होगा तो एक जाति का फंड जो है वैसे ही पड़ा रह जाएगा, या तो वो रिटर्न होगा या नहीं तो उसके नाम पर लूट होगा। और दूसरे जाति जो काम करने वाला तबका है उसको काम में उसका फंड आवंटित जो किया वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको काम नहीं मिलेगा। एक तो जल जीवन हरियाली के नाम पर उजाड़ रही है, सौंदर्यीकरण के नाम पर। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीपी के साथ। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ डीटीवी भारत पर। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे खबरों की तरफ और बात अब कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजीत रंजन सुपौल पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए किसानों के खाद की किल्लत वाली समस्या को लेकर के
और साथ ही साथ बढ़ते अपराध के मद्देनजर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। दरअसल सुपौल जिले में लगातार खाद की किल्लत और कालाबाजारी से किसान परेशान होकर जगह जगह सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जरूर कहूंगी कि हाँ, निश्चित तौर से विपक्ष वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है जो निभानी चाहिए। आज बिहार में मुद्दे ही मुद्दे हैं, अपराध से लेके किसान का ही नाम है। किसान ही अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मजबूरी में नेताओं को वहाँ आना पड़ा और नेताओं को मंच पे नहीं बैठाया जा रहा था। हम आपके माध्यम से यहाँ के किसानों को कहते हैं, किसी को मंच में मत बैठाइए। कि अगर धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे, आप देशभक्ति के नाम पे, नफरत के नाम पर अगर आपने मत दिया है तो किसान को किसानी का भोग तो भोगना पड़ेगा। हमारा सिर्फ आग्रह है कि अपने मुद्दे के लिए, भोजन के लिए और अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। इसकी बात करेंगे कि लगातार हम लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं। क्योंकि मैंने सुपौल का प्रतिनिधित्व किया 5-5। इधर सुपौल में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने सड़क जाम किया। इस दौरान सड़क जाम कर रहे कार्यकर्ताओं ने और खासकर जो किसान थे, किसानों ने बताया कि खाद दुकानदार खाद देने के बजाय दुकान बंद कर फरार हो जा रहे हैं। सुबह से किसान जो है वो लाइन में लगे रहते हैं। लगातार इस तरीके की समस्या को लेकर जब त्रिवेणीगंज एसडीएम एसजेड हसन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले खाद की किल्लत थी लेकिन अब नहीं है। किसानों को समझाना होगा और खास करके उन्हें समझना भी होगा कि उनके घरों के पास भी खाद की दुकानें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो थे वो माने नहीं और घंटों प्रदर्शन किया। इधर समस्तीपुर जिले में किसान की समस्याओं को लेकर विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय अनशन किया, जहां जिले में किसानों को रासायनिक खाद की किल्लत, व्यापारियों द्वारा खाद की कालाबाजारी और जल निकासी सहित कई समस्याओं को लेकर समाहरणालय के गेट पर एक दिवसीय अनशन किया। वहीं विधायक ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंप कर अपनी मांगों को बताया। आपको पता है कि सरकार से जब मॉल एडिशन हमने किया था परसों, सरकार जवाब दिया 1,32,000 मैट्रिक टन के अगेंस्ट में सिर्फ 27,000 मैट्रिक टन खाद सरकार उपलब्ध कराई है। मतलब तकरीबन 60% जो है, लगभग 60 या आप कह सकते हैं कि 63% लोगों को कैसे, किसान को कैसे खाद मिलेगा। इधर राजद की प्रदेश प्रवक्ता ऋतु जायसवाल और उनके पति अरुण कुमार ने सोनबरसा में बीडीओ ने मारपीट, 2,000 रुपए छीनने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। साथ ही दंपत्ति सहित 10 अन्य लोगों पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज करा है, जिसके बाद ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पूरे घटनाक्रम को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि अब जनता खुद इस मामले में न्याय करेगी। 8 दिसंबर को सिंहवाहिनी पंचायत में वोटिंग होनी है। इस पर राजद नेता ऋतु जायसवाल सिंहवाहिनी पंचायत मुखिया का चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उनके पति अरुण कुमार चुनावी मैदान में है। सिंहवाहिनी पंचायत सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड में है। बताया जा रहा है कि इससे पहले अरुण कुमार ने सोनबरसा के वीडियो ओम प्रकाश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर चुनाव को प्रभावित करने की शिकायत की थी। इस घटना को लेकर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय परिसर में शराब की 4 खाली बोतल मिली। वहीं सूचना के बाद आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने शराब की खाली बोतलों को जब्त किया। एक दिन पूर्व ही मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभा कक्ष में इसी जगह पर समीक्षा बैठक कर अवैध शराब के खिलाफ कई सख्त निर्देश भी दिए थे। वहां शराब की बोतल मिलने से शराबबंदी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शाम तक ठीक ठाक था जी और रात में ऐसा काम किया गया किसी उचक्के के द्वारा। इसमें शराब का खाली बोतल है, होगा कितना 180 ml का 4 बोतल है। अब इधर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अब सेक्स वर्करों को भी बिना पहचान पत्र के राशन मिलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सासाराम के सचिव अमित राज ने जानकारी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्करों के लिए बिना पहचान पत्र के ड्राई राशन उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी रोहतास जिलाधिकारी, एसपी सिविल सर्जन सहित अन्य विभागों को भेज दिया गया है। नंबर 135/2010 बुद्धदेव कर्माकर बनाम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/11/21 के अनुपालन के संबंध में यह निर्देशित किया गया है कि
जिले में जितने भी सेक्स वर्कर हैं उन सभी को बगैर पहचान पत्र के एवं बगैर राशन कार्ड के ड्राई राशन उपलब्ध कराई जाए एवं इस संदर्भ में 7 दिसंबर 2021 तक माननीय उच्चतम न्यायालय को यह सूचना प्रेषित की जाए। इधर औरंगाबाद में अंतर्जातीय विवाह का एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पहले तो जेल भिजवाया और फिर बाद में कोर्ट के आदेश पर उससे शादी भी कर ली, वह भी कोर्ट परिसर स्थित शिव मंदिर में। इसके पहले व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह की अदालत में प्रेमिका ने इस मामले में अपने प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और शादी से इनकार करने का आरोप लगाते हुए अपने प्रेमी को ही जेल भिजवा दिया था। दरअसल जिले के बरून प्रखंड के दुधार गांव की ज्योति और जनकोप गांव के राजकुमार पटना में रहकर पढ़ाई करते थे, जहां दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला। करीब 3 साल तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने के बाद जब बात शादी तक आई, उसके बाद मामला पलट गया। प्रेम प्रसंग था, दोनों ने आपस में प्रेम से विवाह किया था और आपस में थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट की वजह से कुछ टकराव हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने, राजकुमार पिता की पत्नी ने केस लाया था, लेकिन फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम हो गया और दोनों ने आपस में मिल करके एक ज्वाइंट एप्लीकेशन कोर्ट में न्यायालय में एडीजे वन साहब के यहाँ दिया। उन्होंने भी ये बहुत ही सामाजिकता का परिचय देते हुए उन्होंने भी आदेश दिया और उन्हीं के आदेश के मुताबिक आज के संबंध में फिर पुनः ये अपने विवाह बंधन में बंध रहे हैं। ये बहुत ही समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। इधर मंगोलिया से बोध गया आए 23 सदस्यों के शिष्टमंडल में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही दिल्ली से लेकर गया तक हड़कंप मच गया है। मरीज को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव शख्स को मगध मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव सुरक्षाकर्मी शिष्टमंडल के संपर्क में नहीं आया है। दिल्ली से पटना एयरपोर्ट और पटना से सड़क मार्ग से अकेले वो बोध गया पहुंचा था और कई मंदिरों में वो दर्शन किए थे, जिसके बाद पूरी तरीके से स्थिति हड़कंप वाली हो गई और कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि रेगुलर टेस्टिंग बिहार में हो रही है और बिहार सरकार का दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से जो आता है उसका टेस्ट करना है और उसी के आलोक में जो भी व्यक्ति आते हैं उनका टेस्ट हो रहा है और हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव निकलता ही है। इसी सिलसिले में जो डेलीगेशन आया मंगोलिया का, उसमें भी टेस्ट हुआ था और सभी लोग नेगेटिव निकले हैं। केवल एक सुरक्षाकर्मी जो था, जो कि अलग से आया था, साथ में नहीं आया था डेलीगेशन के, वो अलग से वाया पटना होके आया था, वो पॉजिटिव निकला और उसको अकॉर्डिंगली आइसोलेट कर दिया गया। इधर देश दुनिया के जाने माने पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली है। विनोद दुआ को लीवर में संक्रमण के कारण कुछ दिनों पहले परमानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 5 दिनों से वह अपोलो अस्पताल के ICU में भर्ती थे। दुआ अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। बताते चले कि विनोद दुआ की पत्नी का इसी साल जून में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया था और ये क्षति पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। अब बात झारखंड की। योग शिक्षिका रफिया नाज ने झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक महिलाओं की रक्षा करने को लेकर और 3 तलाक सहित कई बेहतर फैसले के लिए पार्टी महिलाओं को खास तवज्जो देती है, सबका साथ सबका विकास को लेकर कदम बढ़ाती है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात खान भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी में और जो भी बहनें आगे जाकर के शामिल होंगी, उन्हें उनका हक भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है। 3 तलाक से आज़ादी दिलाई है भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे महिला प्रताड़ित होती थी सर। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जो पूर्व सरकार थी, पूर्व सरकार में महिलाओं को 1 रुपए में रजिस्ट्री होती थी, जिससे कि महिलाएं किसी के मोहताज नहीं रहती थी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों कार्य महिलाओं के लिए किया है और सभी समाज के लोगों के लिए किया है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कभी भी भेदभाव नहीं करती है।
इधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में भारतीय मूल के कीवी स्पिनर एजाज पटेल की कमाल के बाद भी न्यूजीलैंड की मुश्किल लगातार बराबर है और बढ़ती जा रही है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। इसके बाद मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 325 रन बनाए। एजाज पटेल ने सभी 10 विकेट झटके और एक नया रिकॉर्ड बनाया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 62 रन पर ही भारतीय टीम को समेट दिया। फिर पहली पारी में 263 रन की बढ़त लेने के बावजूद भारतीय टीम ने कीवी टीम को फॉलो ऑन नहीं खिलाया। न्यूजीलैंड की पहली पारी में फाइल जोमिस 17 और टॉम लाथम को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। भारतीय टीम की स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 4, मोहम्मद सिराज ने 3, अक्षर पटेल ने 2 और जयंत यादव ने 1 विकेट लिया। सारे दिन के खेल की अगर बात की जाए तो दूसरे दिन के खेल तक भारतीय टीम ने बिना विकेट गंवाए 69 रन बना लिए। इस लिहाज से टीम इंडिया ने दूसरी पारी में न्यूजीलैंड पर 332 रनों की मजबूत बढ़त बना ली है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।